हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स द एड्रेस चैप्टर के, जो कि हमारे 11th क्लास की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर है, जिसे लिखा है मार्गम इंको ने। साथ ही साथ हम इस चैप्टर की समरी भी डिस्कस करेंगे। समरी यानी सारांश। द एड्रेस बाय मार्गम इंको नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ लेडी, पॉसिबली द ऑथर हरसेल्फ, हु आफ्टर लूजिंग हर एंटायर फैमिली इन द हॉलोकॉस्ट returned to the address in order to collect all her family's possessions that the author's mother had left with Mrs. Darling, a non-Jewish lady, before leaving her homeland. So, इसकी समरी जानने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर के बैकग्राउंड में है एक वॉर, एक युद्ध, जो कि नाजीज और ज्यूज के बीच में लड़ा गया था। ज्यूज यानी यहूदी, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर के लीडरशिप में लड़ा गया था, जिसमें कि ज्यूज जो थे, जो यहूदी थे, उनको अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा था। तो इस दौरान क्या घटनाएं हुई, क्या क्या युद्ध से पूर्व और युद्ध के पश्चात कौन कौन सी परिस्थितियों का वहाँ के लोगों को सामना करना पड़ा, उसी के बारे में एक बहुत ही सुंदर, एक मर्मस्पर्शी कहानी के माध्यम से लेखिका ने हम तक पहुँचाया है। ये चैप्टर कहानी है एक ऐसी लड़की की, जो कि युद्ध की विभीषिका के बाद, युद्ध के विनाश के पश्चात, अपना सब कुछ खोने के बाद वापस लौट करके आती है और एक पते पर, एक एड्रेस पर पहुंचती है। एड्रेस जो कि है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जिसमें कि मिसेस डॉर्लिंग नाम की एक महिला रहती हैं। मिसेस डॉर्लिंग का ये एड्रेस, जो हमारी नैरेटर है, जो हमारी कहानीकार हैं, उनको उनकी माँ ने दिया था। उनकी माँ मिसेस डॉर्लिंग की पड़ोसी थी, उनकी परिचित थी, जिसमें कि मिसेस डॉर्लिंग जो है, उनके परिवार का, उनके घर से उनके जितने भी वैल्यूएबल थिंग थे, चीज़ें थी, वो सब वो ले गई थी, वो सुरक्षित रखेंगे। तो उसी सामान को वापस लेने के लिए, इन ऑर्डर टू कलेक्ट ऑल हर फैमिली पोजीशंस, इस सामान को दोबारा से कलेक्ट करने के लिए, दोबारा से लेने के लिए, जो नैरेटर है वो इस एड्रेस पर पहुंचती हैं। जो सामान हमारे नैरेटर की मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को दिया था, अपने पड़ोसी को दिया था, उनमें से मुख्य रूप से बहुत सारे वैल्यूएबल जो वास थे, जो फ्लावर पॉट थे, बर्तन थे, और कैंडल स्टैंड थे, खूबसूरत कॉस्टली कैंडल स्टैंड थे, कटलरी थी, सिल्वर स्पून्स थे, चांदी की कटलरी सेट था, वैल्यूएबल टेबल क्लॉथ्स थे, कटलरी थी, क्रॉकरी थी। After the war was over, the author went to Mrs. Darling's house to collect all her past possessions. और जब युद्ध समाप्त हो जाता है, तो जो ऑथर हैं, जो नैरेटर हैं, जो लेखिका हैं, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर में इन सारी चीज़ों को लेने के लिए जाती हैं। But to her surprise, Mrs. Darling refused to recognize her. But she was shocked and surprised to know that Mrs. Darling did not recognize her. कि मिसेस डॉर्लिंग उनको पहचानती नहीं है और घर के दरवाजे से ही उनको वापस कर देती हैं। इस तरह से शो करती हैं जैसे उनको नहीं पहचानती हैं। एक बार फिर से नैरेटर जो हैं, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर घर में जा कर के उनकी जो बेटी है, 15 ईयर्स ओल्ड डॉटर जो रहती है मिसेस डॉर्लिंग की, वो उनको एंटरटेन करती हैं, घर में बिठाती हैं। बट वहाँ जा कर के, अंदर जा कर के जो नैरेटर देखती हैं कि उनका जितना भी सामान है, ऑल देयर पोजेशंस वर बीइंग यूज्ड, उनका जितना भी सामान है उन सब का वो लोग यूज़ कर रहे हैं, और वो भी वहाँ पर स्ट्रेंज और अजनबी सा माहौल उनको वहाँ पर महसूस होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। थीम यानी विषय वस्तु। इस चैप्टर की विषय वस्तु क्या है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन के रूप में भी ये पूछा जाता है कि इस पाठ की विषय वस्तु क्या है। The Address by Margam Inko is indeed an inspiring story which sheds an adequate amount of light on the importance of letting things go. It further reiterates that both past and future are illusions and all we have with us is the present. ये जो चैप्टर है वो आधारित है, एक बहुत ही इंस्पायरिंग, एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, जो कि लेटिंग थिंग्स गो, इसके महत्व पर प्रकाश डालती हैं। लेटिंग थिंग्स गो मीन्स जाने भी दो, छोड़ो जाने भी दो। इट मीन्स दैट पास्ट एंड फ्यूचर, ये दोनों जो हैं वो हमारे इल्यूजन्स हैं, एक हमारे भ्रम है। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, और जो हमारा भविष्य है कि आगे क्या होगा, ये दोनों ही चीज़ें एक भ्रम के समान हमको अपने में जकड़े रहती हैं।
एंड ऑल वी हैव विद अस इज द प्रेजेंट। इन दोनों ही चीजों को हमको भूल जाना चाहिए, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इनको लेट गो कर देना चाहिए और अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में ही रहना चाहिए। टू लिव हैप्पीली एंड अ पीसफुल लाइफ, टू लिव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ वी हैव टू लिव इन आवर प्रेजेंट। एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखद जीवन जीने के लिए हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए और अपने भविष्य को और भूतकाल को की बुरी यादों को भूल जाना चाहिए और भविष्य की चिंता को भी छोड़ देना चाहिए। फर्दर, वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, पेन एंड लॉस ऑफ लाइव्स विच इम्पैक्ट ह्यूमंस इन वेरियस वेज। और दूसरी बात, पॉइंट इसमें यह है थीम का कि जो वॉर होता है, जो युद्ध होता है, वो डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है, विनाश लेके आता है, पेन यानी दुख, कष्ट लेकर के आता है। और अब आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू कम बैक? सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी? इफ यस, व्हाट इज इट? जब नैरेटर जो हैं वो मिसेस डॉर्लिंग के घर अपना सामान लेने जाती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग दरवाजे से ही उनसे पूछती हैं कि क्या तुम वापस आ गई हो? मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया होगा। तो ये जो मिसेस डॉर्लिंग का ये जो स्टेटमेंट था, ये जो उनका कथन था, क्या ये कहानी के बारे में कोई क्लू, कोई हिंट देता है? क्या हमें इसके बारे में कुछ पता चलता है कि कहानी में क्या होगा? इफ यस, यदि हाँ, तो व्हाट इज इट? तो वो क्लू क्या है, वो हिंट क्या है? आइए देखते हैं इसका आंसर। एंड द आंसर इज यस, दिस स्टेटमेंट गिव्स सम क्लू अबाउट द स्टोरी। ये जो मिसेस डॉर्लिंग का कथन है, ये कहानी के बारे में हमें कुछ बताता है, कुछ हिंट देता है। दे नो ईच अदर, इससे हमें ये पता चलता है कि जो मिसेस डॉर्लिंग है और जो नैरेटर है, उनके परिवार एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। इट वॉज द टाइम ऑफ वॉर, ये भी पता चलता है कि ये युद्ध का समय था। एंड मिसेस डॉर्लिंग थॉट दैट नैरेटर्स फैमिली वुड हैव बीन डाइड इन द वॉर। और मिसेस डॉर्लिंग ये सोचती हैं कि जो नैरेटर है उसका परिवार जो है युद्ध में मर गया होगा। शी वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी हर, वो नैरेटर को देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और सरप्राइज हो जाती हैं, उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, साथ ही साथ उनको धक्का भी लगता है उनके वापस आने का। She didn't expect anyone to come back alive. किसी को भी जीवित वापस आने की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई भी जिंदा वापस आएगा। And asked for the precious belongings. और आकर के उनकी जो प्रेशियस, जो कीमती बहुमूल्य जो सामान था उसको वापस मांगेगा। She had no intention of returning the belongings. इससे हमें यह भी पता चलता है कि वो जब इस तरह का प्रश्न करती हैं तो उनका मन वो सारी वस्तुओं को वापस देने का नहीं था। She didn't want to return all these things of Mrs. S. वो मिसेस एस की सारी चीज़ों को वापस देना नहीं चाहती थी, उसको वापस देने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। This shows Mrs. Darling's crafty and greedy natures. इससे हमें ये भी हिंट पता चलता है, ये भी हिंट लगता है कि मिसेस डॉर्लिंग एक बहुत ही चालाक और लालची महिला थी, एक बहुत ही सेल्फिश महिला थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ये जो कहानी है ये दो भागों में डिवाइडेड है, बांटी गई है। पहला प्री वॉर यानी युद्ध से पहले का, एंड पोस्ट वॉर यानी युद्ध के बाद का समय। What hardships do you think the girl underwent during this time? आप क्या सोचते हो कि इस दौरान यानी युद्ध से पूर्व और युद्ध के बाद के समय में जो लड़की थी यानी जो नैरेटर है, जो हमारी लेखिका है, जो कहानीकार हैं, वो किन किन हार्डशिप्स से, किन किन कठिनाइयों से गुजरी होंगी, किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया होगा। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इसको हम एक एक करके इसका आंसर देख लेते हैं। प्री वॉर टाइम, युद्ध से पहले का, प्री माने पूर्व या पहले, युद्ध से पहले के समय में क्या हुआ। ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम नैरेटर लिव्ड इन अनदर टाउन अवे फ्रॉम हर मदर।
युद्ध से पूर्व जो लेखिका है, जो हमारे नरेटर हैं, कहानीकार हैं, वो अपनी माँ से दूर दूसरे शहर में रहती थी। एंड विजिटेड हर ओनली फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर आती थी। शी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज ऑलवेज अफ्रेड। उन्होंने ये ध्यान दिया, उन्होंने ये देखा कि उनकी माँ हमेशा डरी हुई रहती है। दैट दे माइट हैव टू लीव द प्लेस एंड लूज ऑल वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स। वो क्यों डरी रहती हैं? उनको ये डर लगा रहता है कि उनको उनका जगह, उनका घर छोड़ना पड़ेगा, और शायद उनको अपनी जितनी वैल्यूएबल, जितनी ये बहुमूल्य कीमती चीज़ें थी, उन सबको भी खोना पड़ेगा। इस चीज़ का उन्हें बहुत डर रहता था। सो शी गेव अवे देयर वैल्यूएबल थिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग टू कीप देम सेफली। इसलिए उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को मिसेस डॉर्लिंग, जो कि उनकी पड़ोसी थी, जो कि उनकी एक परिचित थी, उनके घर में सुरक्षित रखने के लिए दे दिया था, जैसा कि मिसेस डॉर्लिंग ने ही खुद उन्हें सजेस्ट किया था। लेखिका की जो माँ थी वो बहुत इनोसेंट थी। शी डिडेंट नो द इंटेंशंस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। वो मिसेस डॉर्लिंग के इंटेंशंस, उनके इरादों के बारे में नहीं जानती थी कि मिसेस डॉर्लिंग का उनके सामान ले जाने के पीछे क्या इरादा था, बल्कि वो उन पे विश्वास करती हैं और खुशी खुशी अपना सारा सामान उनको रखने के लिए दे देती हैं। और मिसेस डॉर्लिंग जो है वो बीच बीच में आकर के सूटकेस भर भर के उनका सामान उनके घर से ले जाती रहती हैं, जैसा कि नरेटर ने भी उनको कई बार अपने घर से सामान ले जाते हुए देखा था। द विंडोज ऑफ नरेटर्स रेंटेड हाउस हैड टू बी केप्ट कवर्ड ऑलवेज विद ब्लैक आउट पेपर्स। और क्योंकि युद्ध होने वाला था या हो रहा था, तो जो नरेटर की जो घर की जो रेंटेड हाउस में वो रहती थी, किराए के मकान में, उनकी खिड़कियों में हमेशा ब्लैक कलर के पेपर्स चिपके रहते थे, जिससे कि बाहर की अंदर की रोशनी बाहर न जाए। सो शी कुड नॉट इंजॉय नेचुरल ब्यूटी, जिससे कि वो बाहर के नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाती थी। युद्ध के कारण उनको हमेशा बंद करके घर के ही अंदर रहना पड़ता था। द डेथ थ्रेट वॉज ऑलवेज देयर, और हमेशा मृत्यु का, मौत का खतरा बना रहता था। तो ये तो सारा था कि प्री वॉर यानी युद्ध से पूर्व के समय में उस लड़की को यानी नैरेटर को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं पोस्ट वॉर, युद्ध के बाद के समय में क्या हुआ था। आफ्टर द वॉर एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन। जब युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके पश्चात सारी चीज़ें जो थी वो सामान्य, धीरे धीरे सामान्य होने लगी, दोबारा से सामान्य हो गई। पीपल गॉट ब्रेड एंड बेड, लोगों को ब्रेड भी मिलने लगी अब लाइटर कलर की, और बेड भी मिलने लगा, यानी कि सुकून से वो लोग सोने लगे। बेड का मतलब यहाँ पे, बेड मिलने से मतलब क्या है कि आराम से अब वो सोने लगे थे, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था, जिसके कारण उनको पहले नींद नहीं आती थी। यानी खाना मिलने लगा और नींद भी आने लगी। एंड कुड स्लीप विदाउट फेयर, वो बिना डर के सो सकते थे अब लोग। बट द नैरेटर डिड नॉट फील एट पीस, लेकिन नैरेटर जो थे उनको किसी भी प्रकार की शांति महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स क्राफ्टी नेचर। मिसेस डॉर्लिंग के क्राफ्टी नेचर्स के कारण, उनका टेस्टफुली उनको अरेंज करा हुआ देखती हैं, और जब वो उनके घर, जब सेकेंड टाइम नैरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं, तो वहाँ पर देखती हैं कि जो उनकी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का वो लोग उपयोग कर रहे हैं। दे वर यूजिंग देयर वैल्यूएबल पोजिशंस इन अ वेरी distasteful manner. So she lost all interest in her mother's possessions and decided to forget all these. अजनबी से माहौल में उनको वो सारी चीज़ें भी अजनबी लगने लगी, और जिसके चीज़ें थी यानी उनकी मदर, वो ही अब इस दुनिया में नहीं थी, तो उन्होंने उन चीज़ों को भूलने का निश्चय किया और वहाँ से चले जाने का निर्णय लिया। I just want to forget everything and start all over again. तो उन्होंने कहा छोड़ो, जाने दो, और अपने इस बुरे पास्ट को वो भूलना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द नैरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस?
नैरेटर जो है वो एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी, क्यों वो लेट गो करना चाहती थी, वाई डिड शी मूव ऑन, उन्होंने लेट गो क्यों किया, उन्होंने चीज़ों को जाने क्यों दिया और आगे क्यों निकल आई, हो क्यों नहीं वो चीज़ों को लेकर के आई, क्यों नहीं अपने माँ की दी हुई पोजीशंस को उन्होंने वापस लेने का निर्णय किया। आइए इसका आंसर देखते हैं। Narrator visited the address to take her mother's belongings but found the things in the midst of a strange atmosphere. लेखिका उस एड्रेस पर जाती है अपनी माँ के बिलोंगिंग्स, अपनी माँ का सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर के एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, एक विचित्र प्रकार के माहौल में, एक अजनबी वातावरण में वो सारी चीज़ों को वो पाती हैं। She felt a deep soreness in her heart to see her mother's precious possessions kept tastelessly in Mrs. Darling's house. वहाँ जाकर के वो महसूस करती हैं कि वहाँ जाकर के जब वो देखती हैं कि उनकी माँ की जो प्रेशस पोजीशंस थी, जो कीमती, जो मूल्यवान वस्तुएं थी, उनको बहुत ही टेस्टलेसली, बहुत ही बुरे तरीके से मिस अरेंज वहाँ पर किया गया था। उन चीज़ों को मिस अरेंज किया गया था, कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं थी, उनका रख रखाव ठीक नहीं था, साफ सफाई ठीक नहीं थी। दे वर नॉट प्रॉपरली क्लीन, दे वर नॉट प्रॉपरली केप्ट देयर इन मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस एंड ऑल दीज थिंग्स क्रिएटेड अ सोरनेस इन हर हार्ट। और ये सारी चीज़ों से उनके दिल में बड़ा ही कष्ट हुआ, उनको बहुत ही दुख फील हुआ। एंड सो शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैम, इसलिए उनका इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। शी कुड नॉट कनेक्ट हर विद दैम, उन सारी चीज़ों से वो चाहते हुए भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, उनको वो चीज़ें अपनी नहीं लग रही थी। सो शी डिसाइड्स टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन, इसीलिए वो निर्णय करती हैं उस एड्रेस को भूल जाने का और आगे बढ़ जाने का। क्वेश्चन नंबर 4, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर कॉमेंट। ये जो कहानी है वो ह्यूमन प्रेडिकमेंट या मानवीय संघर्षों की कहानी है, संकटपूर्ण अवस्था की कहानी है। एक प्रेडिकामेंट, एक मनुष्य की एक बहुत ही ज़्यादा दुख की, एक संघर्ष की, एक कठिनाई की स्थिति, विषम परिस्थिति की कहानी है। प्रेडिकामेंट माने क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन, विनाश, दुख, कष्ट, वेरी बैड सिचुएशन। आइए इसका आंसर देखते हैं। द वॉर क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स फॉर द नैरेटर बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। ये युद्ध हमारे नैरेटर के जीवन में भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत सारी समस्याएं लेकर के आया था, बहुत सारे संघर्ष, समस्याएं उसने उत्पन्न किए थे। नैरेटर वेंट थ्रू मैनी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। लेखिका को बहुत सारे बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा था। शी लॉस्ट हर मदर, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। एंड द हाउस दैट शी लिव्ड इन। मैनी पोस्ट वॉर फीलिंग्स कैन बी सीन इन द स्टोरी। युद्ध के बाद भी, युद्ध के पश्चात भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स, अलग अलग प्रकार की भावनाएं भी हमको कहानी में देखने को मिलती हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ, जीवन को खोने के दुख से लेकर के जो ग्रीडी महिला थी, जो उनकी पड़ोसन थी, जो उनकी पहचान की थी मिसेस डॉर्लिंग, लालची और क्रूर प्रकृति की महिला के साथ जो उनको अनुभव हुआ था। इसके साथ साथ मिसेस डॉर्लिंग के क्रूर और लालची प्रकृति के व्यवहार के कारण भी जो उनकी भावनाएं आहत होती हैं, जिस तरह से वो हर्ट होती हैं, वो सभी की सब इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वो सभी फीलिंग्स को हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स वी कैन सी इन दिस चैप्टर। ये जो आंसर है ये पोस्ट वॉर और प्री वॉर में भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अगर आप देखेंगे तो एक आंसर को यदि आप याद करते हैं तो कई क्वेश्चंस के आंसर में उनके कुछ पार्ट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर याद कर सकते हैं। और अब हमारे ये क्वेश्चन आंसर यहीं पे ख़त्म होते हैं। I hope you liked the chapter. Thanks for watching. We will meet soon again in the next video. Keep practicing, keep learning. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching once again.